हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और बेटा आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है वो फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और बेटा आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे क्लास 12 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, क्वेश्चन पेपर है, हर एक जो मटेरियल जो आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है, हर एक मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। और बेटा अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं क्लास 12 के, चाहे क्लास 8th के ही क्यों ना, जो भी स्टडी मटेरियल हम लोगों ने इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया है उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कंप्लीट पेपर जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उससे ही आ रहा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा, जो भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उससे अच्छे से स्टडी कीजिए। और आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए ताकि जो भी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, जो भी पीडीएफ शेयर की जा रही है वो आप तक टाइम से पहुंच सके। और आई एम डैम श्योर बेटा जो मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो स्टडी मटेरियल अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। बस आपको उतना स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो स्टडी जो मेथड है, जो ट्रिक्स आपको यहाँ बताई जाएगी वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट चैनल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। और बेटा काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि कमेंट करते हैं कि मैम जो पंजाबी मीडियम में पेपर शेयर कीजिए, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं मैम इंग्लिश में शेयर कीजिए। तो बेटा ये आपकी एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हम इंग्लिश और पंजाबी दोनों मीडियम में आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया जाएगा। तो एंड तक वीडियो देखिए, अच्छे से पेपर को समझिए। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगी जो आप फॉलो कर सकते हो आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले है बेटा आपके सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें भी सबसे पहले है आपके सामने राइट एंड रॉन्ग के क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो खर्च है अगर वो आपकी आमदनी से ज़्यादा होता है तो वो घाटा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल गलत है। कोई भी बच्चा भी इसका आंसर बता देगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑब्वियस ये बात आपका घाटा कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एटलीस्ट 3 पार्टनर्स होने चाहिए। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पार्टनरशिप का मीनिंग यही होता है कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्चुअल में अच्छे से स्टडी की है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो गुडविल है बेटा, गुडविल एक तरीके की फिक्टिशियस एसेट्स है। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गुडविल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है। फिक्टिशियस एसेट तो वो एसेट्स होती है जो कि ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रखती, जिनकी कुछ खास रीसेल वैल्यू ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जबकि गुडविल को तो हम जब सेल करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू भी मिलती है। त्याग अनुपात ਅਤੇ पुराना अनुपात हमेशा समान होंगे हैं। तो बेटा जो आपका ओल्ड रेशो है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे ही हो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है। तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। आपकी फर्म में ही काम करने वाले लोगों को आपको जो लायबिलिटी है वो पे करनी पड़ती है अगर कोई मिसहैप हो जाती है तो। और अगर कोई मिसहैप नहीं होती है और आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो आपको उसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किस तरीके से करना होता है, क्या जनरल एंट्री रहेगी, इसके रिगार्डिंग बेटा मैंने ऑलरेडी क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें हमने अकाउंटेंसी की कंप्लीट रिवीजन की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके इस वीडियो देखने के बाद आपको वो वीडियो जरूर देखनी है बेटा। क्लास 12th कॉमर्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। सभी बच्चे एग्जाम से पहले वो वीडियो जरूर देखिए। एक कंप्लीट वीडियो है, हर एक इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ उस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सभी बच्चे वो वीडियो जरूर देखिए। क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, सभी बच्चे एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो आमदन ते खर्च खाता एक डैश खाता हुंदा है। तो बेटा जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देनदारी विच कमी डैश हुंदा है। तो बेटा देनदारी में अगर आपकी कोई कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से
क्या होगा बेटा, अगर रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की तो हम क्या करेंगे, जो भी फर्म है हम उसका पुनर्गठन करेंगे, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करेंगे पूरी फर्म का। नेक्स्ट है, फर्म ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ डैश ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ तौर पे जिम्मेवार होंगे हैं। तो बेटा जो फर्म की जितनी भी लाइबिलिटी है, जितने भी लोन है, उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी इकट्ठे तौर पे जिम्मेदार होते हैं कि वो उस फर्म का जो भी पैसा है, चाहे एक पार्टनर ने उठाया हो फर्म के नाम से, फिर भी सभी पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है कि अगर आपकी जो भी विड्रॉवल की जो डेट है वो मेंशन नहीं है, यानी कि जो ड्राइंग आप कर रहे हैं, फर्म जो है, फर्म में जो पार्टनर्स है वो ड्राइंग कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं भी जो डेट है वो मेंशन नहीं है कि कौन सी डेट को विड्रॉवल की जा रही है, किस डेट को ड्राइंग की जा रही है, तो जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स का लगेगा। तो बेटा 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा जब कोई भी डेट मेंशन ना हो। नेक्स्ट है, पूर्ण मूल्यांकन खाता संपत्तियां ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तो बेटा जो भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटी है, उसे रिवाइज करने के लिए, यानी उनमें शोध करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये प्रिपेयर करते हैं। एक ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ डैश ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ अनुपात ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। तो बेटा जो भी अगर एक साझेदार है वो दोबारा कोई फर्म में आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर है अगर वो फर्म में आ रहा है, तो हम उसके लिए जो भी गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ है बेटा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और उनके जो न्यू रेशो है वो भी गिवन है। तो आपको बताना है कि गेनिंग रेशो क्या होगा। देखो XYZ पार्टनर्स थे, पहले इनके ये रेशो थे, X है वो चला जाता है और YZ की ये रेशो रह जाते हैं। तो बताना है कि उसमें जो उन्होंने गेनिंग रेशो है वो क्या होगा। तो बेटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीगेसी। लीगेसी होती है बेटा एक तरीके की वसीयत होती है ये, जिसमें ऑटोमेटिकली ये डिसाइड होता है कि इस फर्म में अगर ये पर्सन है ये नहीं रहता है, या फिर इस कंपनी में ये पर्सन नहीं रहता है इन केस ऑफ डेथ या फिर इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो इसके बाद इस फर्म को या फिर इस बिजनेस को कौन कैरी ऑन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होती है। पार्टनरशिप डीड के ऊपर बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है अकाउंटेंसी की इस वीडियो में, देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड बेटा एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि आपकी जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, जो भी ऑडिटिंग के रूल्स एंड पॉलिसीज क्या रहेगी, सब कुछ बिल्कुल रिटन में एग्रीमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवे साझेदार दे दाखले तो की भाव है। नए साझेदार मतलब बेटा न्यू पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है, तो जो भी पार्टनर्स है ऑलरेडी जो वर्किंग है वो क्या करेंगे, कुछ रेशो सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर्स को देंगे। ठीक है, अपना कुछ जो हिस्सा है वो प्रॉफिट का वो न्यू पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। कि अगर कोई भी पार्टनर है वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पार्टनर नहीं रहता है, तो उसके जो भी डिसेंडेंट है यानी जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स है, उसको जब उसकी जो पेमेंट की जाएगी तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस पर कितना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो बेटा इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, और मैंने वहाँ पर भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। नोटिस राही फर्म दा अंत की हुंदा है। तो बेटा नोटिस से मतलब नोटिस जारी करके कर दिया जाता है कि अब ये जो फर्म है ये बंद होने वाली है, नोटिस जारी करके हम इसे बंद कर देते हैं। क्या रीज़न होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, XYZ बेटा 3 साझेदार है जिनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये गिवन है। ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को क्या वाई की डेथ हो जाती है, तो 31 दिसंबर 2021 तक अगर इतना प्रॉफिट था तो वाई का रेशो बताना अब हमें। देखो 31 दिसंबर, सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि साल किस डेट को एंड होता है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर का डाटा गिवन है, यानी हम यही लेके चलेंगे 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि 1,05,000 रुपये ये क्या पूरे साल का प्रॉफिट है। तो अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं तो अभी किस डेट को डेथ हुई है, अप्रैल 1 को ही है। तो ओवर देखो कितने मंथ हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। तो हमें सबसे पहले तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है कि 3 मंथ्स में कितना यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर बेटा हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बेटा ये आंसर आएगा 26,250, यानी कि 26,250 रुपये। ये 3 मंथ का आपका प्रॉफिट रहेगा। अब हमें वाई का रेशो निकालना है बेटा। वाई की रेशो है कितनी, 2। ठीक है, वाई की है 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, 2 अपॉन में 5। तो बेटा बस इसका रेशो निकाल देना है। जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। कैलकुलेशन आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको जनरल एंट्री बतानी है इसकी, ठीक है। जनरल एंट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप लास्ट ईयर क्लास में भी, क्लास 11th में भी करके आए हो, फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से। जनरल एंट्री आपको पार्टनरशिप फर्म में और जो कॉर्पोरेशन में यानी कि जो कंपनी के अकाउंट है उसमें थोड़ा सा अच्छे से सीख के जाना है। जैसे बेटा ने बता रखा है जो डेटर्स है उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज़ और उसे हमने रियलाइज़ किया है 7% छूट पे यानी 7% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले देखो बेटा डेटर्स हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने कैसे डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारे डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स। अब अमाउंट क्या क्या आएगी यहाँ पे, अब ये नोटिस कीजिए, देखो 1 लाख रुपीज़ थी, यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि 1 लाख है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 7% की छूट दी यानी कि 7,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ आएगा 93,000 रुपीज़। बस इस तरीके से जनरल एंट्री करनी है। और बेटा अगर जनरल एंट्री में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिस भी सब्जेक्ट में, जो भी टॉपिक में, कॉमर्स का कोई भी डाउट आपके माइंड में है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के साथ डेडिकेटेड वीडियो और PDF शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एंट्रेंस फी क्या होती है। एंट्रेंस फीस होती है बेटा जब भी कोई पार्टनर, ठीक है, जैसे 2 पार्टनर्स थे, वो ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन कर रहे थे, थर्ड पार्टनर आके बोलता है कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, तो वो क्या करेंगे, जो पार्टनर्स पहले से ऑलरेडी वर्किंग है वो उससे फ़ी चार्ज करेंगे। और वो फ़ी किस फॉर्म में चार्ज करेंगे, वो आपसे गुडविल की अमाउंट मंगवाएंगे और आपको ये बोलेंगे कि कुछ कैपिटल भी लेके आओ, ठीक है। तो वो होती है हमारी एंट्रेंस फीस। प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो में बेटा जो तब्दीली की जाती है उससे क्या मतलब है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेटा चेंजेस कब किए जाते हैं, या तो नया पार्टनर एंटर करता है या फिर जो वर्किंग पार्टनर था वो फर्म छोड़ के चला जाता है। इन केस ऑफ डेथ भी हो सकता है ये, और इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी हो सकती है। तो सीधा सा मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव का मतलब है कि या तो कोई पार्टनर है वो फर्म छोड़ के चला गया है, या फिर फर्म में नया पार्टनर जो है वो आ चुका है, या फिर इंटरनली ही पार्टनर्स ने अपना क्या रेशो चेंज कर लिया है, यानी कि अब से जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है उसे अलग अलग रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उससे आप क्या समझते हो। देखो बेटा जब रिटायरमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई पार्टनर है उससे लगता है कि अब मुझे फर्म में काम नहीं करना, अब मैं नहीं चाहता इस फर्म में काम करना, या फिर मुझे कोई और फर्म अपनी खुद की स्टार्ट करनी, तो वो क्या करेगा, उस फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होती है तो क्या होगा बेटा, हम एक तरीके से एक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है उन्हें दोबारा से रीवैल्यूट करेंगे, और जो भी पार्टनर का बनता हुआ हक होगा, जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बेटा आपको यहाँ पे फर्नीचर पे जो भी घिसावट होती है यानी जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना है। देखिए ओपनिंग बैलेंस है ये हमारे पास, ये हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस, और हमने ड्यूरिंग द ईयर इतने रुपए का जो फर्नीचर है वो सेल भी कर दिया है और इतना रुपए का परचेज किया। सबसे पहले बेटा मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन बता देती हूँ। देखो जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इसमें हम सबसे पहले वो अमाउंट ऐड करेंगे जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, यानी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था 10,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, और जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बेटा वो भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस बेटा हमारा 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो भी इसका बैलेंस आएगा वही होगी हमारी टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, बस ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग बैलेंस, वो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। मुझे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। और बेटा साथ साथ में अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करके चलिए, पता चले कि आपको कितनी अच्छे से आपने तैयारी की है। और वीडियो के एंड होने के बाद सभी स्टूडेंट अपने जो मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, दोनों का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। दोनों ग्रुप में जुड़िए बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, PDF है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। बेटा इनका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ जो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, आप सभी बच्चे वहाँ से इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हो। पर सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए बेटा, खुद से ट्राई कीजिए, हर एक क्वेश्चन को पता लगे आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, और आपकी क्वेश्चन को चेक करने के बाद आप ग्रुप से इसका जो सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हो। और जो भी बच्चे बेटा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
जो भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ बस उतना कर लीजिए, यू कैन स्कोर ए गुड मार्क्स। और क्लास 12th के स्टूडेंट हो बेटा आप, अगले साल आप कॉलेज में हो जाओगे, तो बस कुछ दिन ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए बस। और जो भी स्टूडेंट बेटा अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे भी अच्छे से फोकस कीजिएगा। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है, किस तरीके से लिखना है, कौन सा पेन यूज़ करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट बेटा आपका बी पार्ट, जिसमें बेटा आपके कंपनी अकाउंट्स हैं। जैसे एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू बेटा 100 रुपीज़ है, जो कि 70 रुपीज़ में हमने पेड अप है, ठीक है, जिसे फोर फीचर कर लिया गया और उसे री इशू किया गया है। तो री इशू मिनिमम कितने प्राइस पे किया गया है, तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी 30 रुपीज़, 30 रुपये में। बाकी बेटा इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर को बेटा अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो फिक्स एसेट्स है वो कंपनी की वो 10 लाख से बढ़कर 16 लाख हो जाती है, तो जो परसेंटेज ऑफ चेंज कितना होगा। सिंपल सा है बेटा, ये तो बहुत, देखो कितना चेंज हुआ है, 6 लाख रुपए का चेंज हुआ है, ठीक है, 6 लाख रुपए का चेंज हुआ है। अपॉन में कितने से हुआ है, 10 लाख रुपए थे पहले, इनटू में 100। बस इसे सोल्व कर दीजिए। आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर विल बी बी, 60%, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे बेटा प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं बेटा इक्विटी से पहले जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है बेटा, जो डिवेंचर्स होते हैं उसके ऊपर देखो हमें प्रीडिफाइंड इंटरेस्ट देना होता है, तो उसकी रिडेम्पशन करनी होती है हमें कुछ साल बाद, 10 साल 15 साल बाद। तो हर साल कुछ अमाउंट क्या करते हैं हम रिजर्व की फॉर्म में निकाल के बाहर रख देते हैं, ताकि जब भी इन शेयर्स की, इन डिवेंचर्स की रिडेम्पशन की जाएगी तो हम उसे यूज कर सके। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है। फाइनेंशियल बेटा वित्तीय गतिविधियां वो होती है जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइक जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन्हें हम मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। बेटा कि जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है वो होते हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं बेटा ये गलत है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को हम इक्विटी में या फिर शेयर्स में जो कन्वर्ट है वो कर सकते हैं, हम उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम जो भी आपके खर्चे होते हैं वो करंट लायबिलिटी है। बेटा ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन है कि जो कैश सेल होती है बेटा वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक एग्जांपल है। बिल्कुल बेटा सही बात है। जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिव एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि जो हम बिजनेस करते हैं उससे हमें जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो हमारी जो कैश सेल है वो इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी मस्ट हैव दी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर होने चाहिए बेटा, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं बेटा उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उन्हें ब्याज मिलता है जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। आपका जो वर्टिकल एनालाइज है बेटा, लघु रूपी जो विश्लेषण है उसे बेटा हम बोलते हैं डायनेमिक या फिर गतिशील विश्लेषण। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको चालू अनुपात कैलकुलेट करना है, यानी कि करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो कुल लायबिलिटी गिवन है हमें और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन है। अगर हम टोटल में से लॉन्ग टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगी करंट लायबिलिटी, यानी कि अगर हम 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 80,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मुझे पता अब 80,000 है, करंट एसेट्स अभी मुझे नहीं पता, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पता है मुझे 1,60,000 रुपये। तो बेटा ये इधर आ जाएगा तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 80,000, ठीक है। तो ये अब 80,000 यहाँ आ गए तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा 1:1। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो करंट जो रेशो है उसके लिए आइडल रेशो कितने होते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा। इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फटाफट से कमेंट करके बताइए करंट रेशो के लिए आइडल रेशो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन बेटा आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंपनी की विशेषताएं बताइए। कंपनी की विशेषता होती है बेटा, एक तो परपेचुअल पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान मर गया तो कंपनी मर जाएगी, नहीं मरेगी, कंपनी सालों साल चलती है। कंपनी की खुद की एक सील होती है, एक स्टैंप होती है,
कंपनी की क्या होती है, एक लंबी लाइफ स्पैन होती है। जो कंपनी का मालिक है और जो कंपनी है दोनों अलग अलग होती है। कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ये कुछ विशेषताएं होती है कंपनी की। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्या मतलब है, जो डिवेंचर्स है उनकी रिडेम्पशन की जाती है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनकी रीपेमेंट की जाती है। डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है कंपनी पे, और जब कंपनी उनकी पेमेंट करती है उसे बोलते हैं हम कर्ज पत्र की वापसी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो बेटा रेशो एनालाइज है उसकी कुछ लिमिटेशन बताइए। सबसे पहले बेटा ये फिक्स प्री डिफाइंड रूल्स है। काफ़ी बार हमें बहुत से रेशो के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर हम साल के बीच में अगर हम कोई रेशो कैलकुलेट करना चाहें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें कंप्लीट डाटा है वो साल के स्टार्टिंग में नहीं पता होता। तो बेटा आगे जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 है, इनका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो मार्क्स है वो ज़रूर बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिनके सही मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर